नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 के 13 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। ये हमारी 8वीं शिफ्ट होगी, टोटल 21 शिफ्ट है, हमें ख़त्म भी तो करना है, तो हम जल्दबाजी तो करते रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप नोट्स अच्छे प्रश्न का नहीं बना रहे तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बनाते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में फिर आप वीडियो देखो, मुझे तो फ़ायदा होगा। आप देखोगे वीडियो रिकमेंडेशन में आएगी, व्यूज़ बढ़ेंगे, लेकिन उससे आपका नुकसान है कि आप 20 बार वीडियो देखने आओ। ठीक है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पीडीएफ कंपाइल कर दूंगा, जिससे मैं करवा रहा हूँ। अभी वीडियोज़ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो, कहीं नोट करते रहो अच्छे प्रश्नों को। जो ऐसे सड़े हुए प्रश्नों को तो ऐसे भी भाव नहीं देना है। ठीक है, बाकी एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट चेक करते रहना। हल्का सर दर्द करे, इस वजह से मैं थोड़ा स्थिर होके, स्थिर बोलते हैं, स्थिरता से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। और हिंदी अंग्रेजी कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तुम्हारा भाई तुम्हें बता रहा है कोई चीज़। ठीक है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, मैं अंग्रेजी भी हिंदी की तरह बोलता हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाओ, पीडीएफ जब मैंने कह दिया है तो कर दूंगा। ठीक है, चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% बढ़ा के मार्क करता है, 10% का डिस्काउंट देता है, उसका गेन परसेंटेज। 100 की वस्तु 20 बढ़ा के यानी 120 लिखा होगा, 10% डिस्काउंट यानी 12 रुपये का डिस्काउंट, यानी बिकी कितने में 108। 100 की वस्तु 108 में बिक रही है, यानी कि 8 रुपये का फायदा, यानी 8% प्रॉफिट। अब इसको लिखना नहीं। ठीक है, पी और क्यू पढ़ाई नहीं करते तो उनको दुकान करना पड़ता है, 1.5 लाख पी लगाते हैं, गरीब हैं, क्यू 4.5 लाख लगाते हैं। एक साल बाद प्रॉफिट 160 का होता है, 1,60,000 का। पी जो है अपना प्रॉफिट में हिस्सा पाता है और कुछ हिस्सा वैसे भी रुपए के रूप में, मतलब चूंकि वो नौकर उनके यहाँ काम करता है, नौकरी करता है, तो इस वजह से उसको सैलरी भी मिलती है। अगर पी को टोटल 70,000 रुपये मिलते हैं तो आपको सैलरी बतानी है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें 1,60,000 का फ़ायदा हो ना भैया, 1,60,000 का फ़ायदा हो रहा है, तो आपको पता है कि चूंकि इनकी इन्वेस्टमेंट 1:3 के अनुपात में है। क्लियर हो गया, इनकी इन्वेस्टमेंट 1:3 के अनुपात में है, तो प्रॉफिट का भी रेशियो 1:3 होगा, यानी पी का हिस्सा टोटल 4 बराबर 1,60,000, यानी 1 बराबर 40,000, यानी पी को लाभ में हिस्सा मिला 40,000 रुपये, लेकिन उसे टोटल मिलता है 70,000। तो बाकी 30,000 क्या है, जो कि यहाँ पे कहा गया था कि उसको सैलरी के रूप में दिया जाता है बाकी का रुपया, यानी उसको सैलरी कितना मिला 70 - 40 यानी 30,000। लिखना ये भी नहीं है। ठीक है, ऐसा प्रश्न अगर आपको याद हो तो पिछली शिफ्ट में भी आया था। 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा दिया गया। देखो 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, यानी 4 cos थीटा माइनस cos थीटा, ये लिखा हुआ 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 5, ये 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा 7 cos थीटा। cos थीटा भाई साहब को हटाओ, उत्तर 3/7 ले लो। किन्हीं एक भैया का प्रश्न था, आप बहुत बेसिक से करवाते हो भैया, तुम अपनी ट्रिक से करके अगर 25 मिनट में इससे जल्दी ये जो बच्चे कर रहे हैं इनसे जल्दी कर देना तो बताना मुझे, बस आप अपनी ट्रिक से ही करो। कहा कि ये बार ग्राफ है वही वाला यूथ को दिखाता है और उसमें एम्प्लॉयड यूथ जो है उनकी संख्या दिखाता है। अब देखो कहा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट ई। बी के जो एम्प्लॉयड यूथ हैं कितने हैं 7 लाख, वो पूछा गया। ई के जो एम्प्लॉयड यूथ हैं 8, इसका कितना परसेंट है, तो 7/8 करोगे, 1/8 होता है 12.5, तो 7 हो जाएगा, 7 × 12.5 यानी 87.5%। कहा गया एक आदमी 3 रुपये प्रति टॉफ़ी खरीदता है, 3 टॉफ़ी 1 रुपये की खरीदता है। 50% फ़ायदा लेने के लिए कहा गया 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। उसने खरीदा 1 रुपये में 3 टॉफ़ी, हमें फ़ायदा लेना है 50% का। 50% का फ़ायदा मतलब कि इसके 3/2 पे बेचना है, यानी एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य इतना हो गया। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी, तो 1/में 1 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य लगा लो, 3 कट गया, 1/1/2 यानी कि 2 टॉफ़ी अगर बेचेगा तो उसका फ़ायदा 50%। क्लियर हो गया। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सीरीज को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, इस वजह से हलवा बना देता हूँ पेपर को। ठीक है, x+y+z दिया गया, xyz दिया गया, आपसे कहा गया xy+y+z+zx इतना है, तो इसकी वैल्यू आपको पता है x3+y3+z3 की वैल्यू कितनी होती है 3xyz। लिख लो 3xyz और प्लस xyz और लगा, यानी 4xyz सीधे लिख दो। क्या फ़ायदा, बार में वही जोड़ो, प्लस x+y+z यानी कि 18 इंटू x+y+z का होल स्क्वायर यानी कि 324 माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy+y+z+zx यानी कि ये कितना हो जाएगा 270। ये आपका कितना हो गया 4xyz यानी 4 × 81 324 प्लस 18 गुणे कितना हो जाएगा, देखो 18 गुणे ये 54 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा 18 × 54 कितना हो जाएगा, देखो 18 × 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 ×
देखो यहाँ पे 18 कॉमन ले लो, 18 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 18 गुणे 18, 18 गुणे 54, यानी कि ये हो जाएगा 18 गुणे 72। 18 में 9 का वर्गमूल 3, 2 72 में गुणा कर दो 144 का वर्गमूल 12, यानी ये हो गया 3 गुणे 12 का स्क्वायर। 3 गुणे 12 का स्क्वायर, 3 गुणे 12 कितना होता है 36, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, तो ये 6 के स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी ये 6 पावर 4 लिखा हुआ है, और आपको इसका 4th रूट निकालना है, तो पावर कट जाएगा यानी उत्तर 6 हो जाएगा। क्लियर। एक ट्रेन दी गई भैया, कहा गया 5/2 घंटे में 225 किलोमीटर जाती है, 630 कितने में जाएगी? आपको पता है 225 किलोमीटर जाती है 5/2 घंटे में, यानी स्पीड कितनी हो गई 225/5/2। क्लियर हो गया, यानी उसकी स्पीड हो गई 5 से 225 कटेगा 45 दूना 90, उसकी स्पीड हो गई 90 से जाना है 630, तो कितना घंटा लगेगा 630/90। टायर में 3 पंचर है, पहला पंचर 9 मिनट में, दूसरा पंचर 6 मिनट में, तीसरा पंचर 18 मिनट में इसको खाली कर सकता है। अगर तीनों पंचर एक साथ हो जाए तो कितनी देर में टायर फ्लैट हो जाएगा? 9, 18 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 18, यानी 18 यूनिट मान लो टोटल हवा आती है। तो ये भाई साहब 1 मिनट में 2 यूनिट निकालते हैं, ये भाई साहब 18 मिनट में 18 यानी 1 मिनट में 1 यूनिट निकालते हैं, और ये भाई साहब 6 मिनट में 18 यानी 1 मिनट में 3 यूनिट, यानी तीनों मिलके 1 मिनट में निकालेंगे 6 यूनिट, 18 यूनिट निकालना है, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा 3 मिनट। क्लियर। ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारी शिफ्ट के एक एक क्वेश्चन उठा लिए जो अभी तक हमने किए हैं। कहा कि ये जो पाई चार्ट है वो दिखाता है कि एक वीक में 10,500 केक बिकते हैं, उसमें वेनीला और चॉकलेट केक्स जो हैं वो उसका परसेंटेज दिया गया कि वेनीला और चॉकलेट कितने बस बिकते हैं। ठीक है। कहा गया वेनीला केक और चॉकलेट केक का सैटरडे को जो रेशियो हो 4:3 है। ठीक है। कहा गया द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वेनीला केक इज़ 8 रुपीज़, 1 चॉकलेट केक इज़ 15 रुपीज़। तो आपको बताना है कि कितना टोटल दोनों चीज़ों को बेच के कितना प्रॉफिट मतलब उसको पैसा मिलेगा। देखो सैटरडे कहाँ पे है भैया, सैटरडे यहाँ पे। आपको पता है 10,500 टोटल केक बिकते हैं। आप यहाँ देखो 10,500 टोटल केक है, 10,500 क्या है टोटल केक है। 10,500 में से सैटरडे को कितना बिकते हैं? देखो सैटरडे को कितना बिकते हैं, यहाँ पे देखो कहाँ चला गया, 4:3 के अनुपात में वेनीला और चॉकलेट। देखो वेनीला और चॉकलेट की बात की, 10,500 का 16% कितना हो जाएगा, 16 गुणे 105 यानी 1680। 1680 टोटल बिकते हैं, जिसमें 4 अनुपात में वेनीला है, 3 अनुपात में चॉकलेट है। टोटल कितना हो गया 7 रेशियो, 7 रेशियो बराबर कितना हो गया 1680, यानी 1 रेशियो कितना हो जाएगा 240, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 960 और ये 720। अब वेनीला और चॉकलेट की संख्या आ गई। आपको पता है वेनीला 8 रुपये का बिकता है और ये भाई साहब 15 रुपये के बिकते हैं, तो टोटल रुपये आपको कितना मिलेगा? देखो 8 गुणे 960 यानी कि 8 0 0 8 6 48 8 9 72 4 76, और प्लस इधर कितना आएगा 15 7 105 और 3 10,800 इधर मिल गया, यानी टोटल कितना मिला आप देख सकते हैं कि 18,480 रुपये आपको बेचने से मिला। क्लियर हो गया। प्रश्न मैंने आपको करवाया है, अगर आपने पिछली शिफ्ट देखी होगी, आपको अगर कोई ट्रायंगल दे दिया जाए, ठीक है भैया, इसमें कोई एक साइड दे दिया जाए, ये मान लो कोई आपका साइड है BC, इस पर कोई बिंदु दे दिया गया D, ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें BC पे कोई बिंदु है D, और आपको कौन से कोण बराबर दे दिए गए ADC, ये वाला कोण BAC के बराबर हो जाए, तो अगर आपसे CB की लंबाई पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि CB की लंबाई जो होती है CA²/CD होती है। ये फॉर्मूला ही बना लो, इसको लिख लो, रट लो, याद कर लो। आपका बस क्या याद रखना है कि इसके सामने की भुजा का स्क्वायर बटे ये वाली भुजा, देखो आपको क्या काम करना है, इसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर यानी इसका जो दोनों ट्रायंगल्स, इस वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन है उसका स्क्वायर, और बटे ये वाली भुजा जो दी गई है, तो 15 का स्क्वायर 225 बटे 9, 225 में 9 से डिवाइड करोगे 25। ऐसा प्रश्न, सेम प्रश्न डेटा चेंज होके आपसे पूछा गया था पिछली शिफ्ट में, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर मैंने सिमिलरिटी कैसे होल्ड होती है, कैसे ये फॉर्मूला आता है वो करवाया, देख लेना। क्या कहा गया? कहा गया त्रिभुज ABC में AB 7 है, BC 10 है, AC 8 है, AD एंगल बाइसेक्टर है, BAC का D पॉइंट है BC पे, तो DC की लंबाई बतानी है। देखो एंगल बाइसेक्टर ABC ये है, BAC का एंगल बाइसेक्टर AD है, ठीक है। BC बराबर 10 दे दिया गया, AC बराबर 8 है और AB बराबर 7 है। अब आपसे कहा गया कि किसकी लंबाई निकालनी है, DC की लंबाई। आपको पता है अगर ये एंगल बाइसेक्टर है यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, तो आपका BD और DC का जो रेशियो होगा वो AB और AC के बराबर होगा, AB और AC के रेशियो के बराबर होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। यहाँ से हम कह सकते हैं BD बटे DC कितना हो जाएगा भैया 7/8। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है DC। आपको पता है DC अगर ये 7 रेशियो है तो ये 8 रेशियो, टोटल कितना हो गया 15 रेशियो। 15 रेशियो यानी कि आपको पूरा BC की लंबाई 15 रेशियो बराबर 10 है, 15 रेशियो बराबर 10 यानी 3 रेशियो बराबर 2 दिया गया। तो आपसे पूछा कितना गया, आपसे पूछा गया DC यानी 8 रेशियो, 3 रेशियो अगर 2 है तो 1 रेशियो 2/3 यानी 8 रेशियो कितना हो जाएगा 16/3 एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वही मैंने सोचा SSC का पेपर हो ये प्रश्न ना पूछा जाए।
कहा गया 2√2x³ यानी ये √2x का होल क्यूब लिखा है, ये -√3y का होल क्यूब यानी a³ माइनस b क्यूब होता क्या है a माइनस बी यानी √2x माइनस √3y ब्रेकेट में a² यानी कि √2x का स्क्वायर 2x² प्लस xy यानी कि प्लस √2 इंटू √3 यानी √6xy और प्लस b² यानी कि √3y का स्क्वायर यानी 3y²। अब आपने देखा तुलना कर दो, तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा होगा तो ये खत्म। x² का गुणांक यहाँ पे a यहाँ पे 2 तो a बराबर 2 हो गया। xy का गुणांक यहाँ पे b यहाँ पे -√6 तो b बराबर -√6 हो गया। यहाँ पे c यहाँ पे 3y² का गुणा। अब आपसे कहा गया a² 2 b² 6 2 6 सॉरी a² 4 और ये 6 10 और 9 19 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। एथलेटिक क्लब है, एथलेटिक क्लब समझ रहे हो, ये जो कूद फांद वाले भैया लोग होते हैं। 232 स्टूडेंट हैं टोटल, ठीक है। उनकी हाइट दी गई, हाइट वाला ये प्रश्न आपको याद होगा, ऐसा भी प्रश्न आया। तो कहा गया एवरेज हाइट ऑफ 32 टालेस्ट का जो है वो एवरेज कितना है। देखो एवरेज कैसे निकलेगा भैया, 32 टालेस्ट कौन से हैं, 160 से 65 वाले और 65 से 70 वाले। देखो अगर आपको एवरेज निकालना है तो 160 और 65 का आप पहले एवरेज निकालो तो हो जाएगा 162.5। 162.5 कितने हैं 20, तो इनका टोटल हाइट हो जाएगा 162.5 गुणे 165 और 170 का कितना हो जाएगा 167.5। ऐसे कितने हैं 12, तो इनकी टोटल हाइट हो जाएगी इतनी। अब अगर टोटल 32 की हाइट करूँ तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 32 की हाइट और बटे संख्या 32 है तो 32 से डिवाइड कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा 4 से कटा 3, 4 से कटा 5, 4 से कटा 8। ठीक है, ये हो गया 162.5 गुणे 5। तो 162.5 गुणे 5 कितना हो जाएगा भैया 812.5 हो जाएगा। और प्लस 167.5 गुणे 3, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 = 22, 3 × 6 = 18, 1 × 19, 3 × 9 = 3, 1 = 4, 492.5 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 492 नहीं होगा यार, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 = 22, 3 × 6 = 18, तो ये 502.5 होगा। ठीक है, अब दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 1315 हो जाएगा। 1315 को डिवाइड किससे करना 8 से, डिवाइड करोगे कितना है 8 × 1 = 8, 5 × 51, 8 × 6 = 48, 3 × 35, 8 × 4 = 32, 3 × 30, 8 × 3 = 24, 7 × 5 यानी 164.375 आपका एवरेज हो जाएगा। क्लियर। आपको एक थ्योरम मैंने बताई थी कि अगर किसी भी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, 2 सेकेंड्स यानी छेदक रेखाएं एक दूसरे को काट पीट कर रही हैं, ए बी सी डी पी पे काट रही हैं, आपको ए बी बराबर दे दिया जाए 7, सी डी बराबर दे दिया जाए 1, पी डी की लंबाई 5 दे दी जाए, तो बी पी की लंबाई अगर पूछी जाए तो आप कहते हैं सेकंड थ्योरम मुझे पता है पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी, यानी x इंटू 7 + x बराबर कितना हो जाएगा 5 × 6, यानी आपका हो गया x² + 7x - 30 बराबर 0। इसके दो फैक्टर होंगे, x बराबर 3 भी ले सकते हो, x बराबर -10, -10 पॉसिबल नहीं है यानी x बराबर 3 लेना पड़ेगा। x बराबर 3 हो गया तो आपसे लंबाई पी की पूछी गई थी, पी की लंबाई 3x ही माना था। पॉलिश करने की बात की गई है, कहा गया कि वुडन सिलेंडर है, वुडन सिलेंडर जिसको पेंट करना है। वुडन सिलेंडर मतलब लकड़ी का गट्ठा बना हुआ है जो सिलेंडर के फॉर्म में इस प्रकार से है। ठीक है, इसका कहा गया 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्चा है। ओके, इसकी बेस रेडियस दी गई, डायमीटर अगर 70 है तो बेस रेडियस 35 हो गई और हाइट कितनी दी गई है 6 मीटर यानी कि 0.35 इसकी रेडियस है और 6 मीटर हाइट है। ठीक है, अब आप इसका वो आपको पता है कि जब हम पेंट करेंगे तो पेंट क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पेंट करना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h यानी कि 2 × 22/7 × r, रेडियस दी गई 0.35 इंटू h कितना है भैया 6। ठीक है, अब इसको पेंट करना और आपका पेंट करने की कॉस्ट 50 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का, तो इतने मीटर स्क्वायर का 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से कटाइए कितना आ जाएगा 0.05 या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0.7 लिखा है, 7 से कटेगा तो 0.1 हो जाएगा। 0.1 से ये 0 हट गया यानी 5 × 22 कितना हो गया भैया 110 छक्के कितना हो गया 660 रुपये लगे। ठीक है, 4620 रुपये लोन लेते हैं, 2 सालाना किस्तों में जमा करना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जहाँ रेट 10%। 10% कहने का मतलब अगर हम 10 लें तो 11 पे करने जाएंगे। क्लियर है, 2 साल की बात करें तो 100 लें तो 121 पे करने जाएंगे, यानी 10 का स्क्वायर लें तो 11 का स्क्वायर पे करने जाएंगे। आपको पता है इंस्टॉलमेंट दोनों केस में, ये इंस्टॉलमेंट है ये प्रिंसिपल है, इंस्टॉलमेंट दोनों केस में बराबर करना है। तो 11 को 121 बनाने के लिए 11 से करना पड़ेगा गुणा, तो हमने कर दिया गुणा। हमारा मूलधन इधर देखो ये है, पहले पैसा लिया था ये बाद में, यानी टोटल हमने लिया कितना 210 रुपये, जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि 4620 रुपये हमने लिया था। जो हमारा 210 है वो वास्तव में वो 4620, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 4620 बटे
210। इतना आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना नहीं तो पछताओगे। तो 21 दूना 42, 21 दूना 42 यानी 1 बराबर 22। अब 1 बराबर 22 तो आपसे इंस्टॉलमेंट पूछी गई, 121 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, तो आप कहेंगे इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 121 गुणे 22, 22 एकम 22, 22 दूना 44 तो 46, 22 एकम 22 4 26 यानी 2662 रुपये। क्लियर हो गया। ऐसा प्रश्न है, क्या करोगे? बेसिक से जाओगे? नहीं, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता। आपको क्या काम करना है, जहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सब दिखे वहाँ पे 0 45 ना पुट करना भैया, 0 और 90 ना पुट करना, क्योंकि टेन और कॉट में वो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मैटर, ठीक है। तो थीटा 45 पुट कर दो। 45 पुट करने का मतलब क्या हुआ भैया? 45 पुट करने का मतलब हुआ कि कॉस और साइन की वैल्यू हो गई बराबर, यानी ये समझ लो 2 साइन पावर 6 थीटा है, 2 कॉस पावर 6 थीटा लिखा हुआ है। 2 कॉस पावर 6 थीटा का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू कॉस 45 1/√2, 1/√2 का पावर 6, 1/√2 का स्क्वायर हो जाता है 1/2, तो उसका क्यूब यानी 1/8 लिखा हुआ और -1 लिखा हुआ है, ठीक है भैया। इधर देखो आप, 1 + 1 + 2 ये कितना हो जाएगा? 4 हो गया, और +3 लिखा हुआ है। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8/8 यानी 1 - 4 और +3 लिखा हुआ है। 1 - 4 +3 -3 +3 0। थीटा हमने कितना पुट किया? 45, ठीक है। प्राइम नंबर वाला आपको बताया है, कहा गया ए बी प्राइम नंबर है। अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइम नंबर अगर ए और बी प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम जो होता है वो ए गुणे बी के बराबर होता है। आपको दिया गया ए गुणे बी बराबर 209 है, ठीक है। ए गुणे बी 209। मैंने उस दिन भी बताया था कि 209 के 2 फैक्टर होते हैं, एक 19 एक 11। एसएससी ने एनालिसिस क्यों बंद करा? सेम क्वेश्चन वो बार बार रिपीट कर रहे। आपको दिया गया ए बड़ा है, ए बड़ा है किससे? बी से, यानी ए बड़ा है यानी ए की वैल्यू 19 हो गई और बी की वैल्यू 11 हो जाएगी। आपको बी स्क्वायर यानी 121 माइनस से यानी 19 की वैल्यू पूछी गई थी, तो 121 - 19 102 हो जाएगा। क्लियर दिखा भैया? ये प्रश्न 88 से डिविजिबिलिटी वाला है, आपसे कहा गया तो आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। 88 डिविजिबिलिटी मतलब 8 से और 11 से। 8 से डिविजिबिलिटी मतलब लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने से। संख्या भी नहीं चेंज करी एसएससी ने। CHSL में सेम डिजिट के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे, लिख के ले। 8 से डिविजिबिलिटी मतलब लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए। 8 पंचे 40, 6 बच रहा है, 6 के बाद क्या रखें कि 8 से कट जाए। आप कहते हैं 64 कटता है, यानी बी बराबर, इसको 6b को 64 बनाना पड़ेगा, यानी बी बराबर 4 आ गया। अब बी बराबर 4 बनने के बाद हमारी संख्या हो गई 8A5146 4। अब इसको 11 से काटना है। 11 से कटने के लिए अल्टरनेट डिजिट का ले लो सम। अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे तो 8 5 13 4 17 4 21। इधर बच रहा है A+7, दोनों का डिफरेंस ले लो, या तो ये 0 होगा या तो 11 के टेबल का, यानी आपका 14 - A या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। अगर ये 0 ले लेंगे तो A बराबर 14, जो कि पॉसिबल नहीं है, A की वैल्यू 9 से कम होगी, यानी आपको लेना पड़ेगा 14 - A बराबर 11, यानी A बराबर हो जाएगा 3। आपको निकालना क्या है? AB, तो 4 × 3 = 12। क्लियर हो गया? औसत का प्रश्न है, औसत दर्जे का, द्वयम दर्जे का प्रश्न है। कहा गया 16 यानी 16 संख्याओं का औसत 48 है। फर्स्ट 6 का एवरेज इतना है, लास्ट 7 का एवरेज इतना है। 7th और 8th नंबर जो है वो 3 और 7 बड़ी हैं 9th नंबर से, तो आपको 7th और 9th नंबर का एवरेज बताना। देखो फर्स्ट 6 का अगर एवरेज 45 है तो फर्स्ट 6 यानी पहली 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 × 45 यानी 270। लास्ट की 7 की अगर हम बात करें, लास्ट की 7 का अगर एवरेज 53 है तो लास्ट की 7 का क्या कहते हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 7 × 53 यानी 371, ठीक है। अब हमारे पास 6 7 13 संख्याएं होंगी। अब बची 3 संख्याएं। 3 संख्याएं कौन सी बची? 7th नंबर और 8th नंबर और 9th नंबर, ठीक है। यानी 6 संख्याएं ये हो गए, 3 ये और 7 ये, टोटल 16 हो गए। कहा गया 9th नंबर अगर x है तो उससे 6वीं संख्या कितनी, 7वीं संख्या कितनी ज़्यादा है? 3, यानी 7वीं संख्या x+3, और 8वीं संख्या इससे 7 ज़्यादा यानी 8वीं संख्या x+7। अब अगर हम सभी संख्याओं का योग निकालें तो 6 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, 9 हो गई और 7 इधर, तो जोड़ेंगे तो 16 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो जोड़ लो, 270, 3 273, 7 280, 280 और 70 350 और एक 351, 651 हो गया, और +3x हो गया इनका योग। और आपको पता है 16 संख्याओं का औसत अगर 48 है तो 16 का योग कितना हो जाएगा? 16 × 48 यानी 16 × 50 - 32 यानी 800 - 32 यानी कि आपका हो जाएगा 868 और 768। अब यहाँ से 768 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 117। 3x बराबर 117, x बराबर हो जाएगा 39। x बराबर 39 हो गया। तो आपसे कहा क्या गया था कि 7वीं संख्या और 9वीं संख्या का एवरेज बताओ। 7वीं संख्या x+3, 9वीं संख्या है x, दोनों का योग हो जाएगा 2x+3, एवरेज हो जाएगा x+1.5, क्योंकि 2x+3/2 कितना हो जाएगा? x+1.5। x बराबर 39 है तो x+1.5 40.5। काम खत्म। सुंदर सा फिगर वाला प्रश्न दे दिया गया, फिगर मतलब चित्र वाला। कहा गया ओ सेंटर है, POQ 54 डिग्री का है, ठीक है। आपको बताना है PRQ की वैल्यू, ठीक है। PRQ की वैल्यू बताना। अगर हम एक बिंदु यहाँ पे मान लें, देखो इस तरह से
हम इसको यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं और इसको नामकरण कर दे रहे हैं टी। आपको पता है PRQT जो होगा वो क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उससे पहले आप देखो कि PQ जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण 54 डिग्री का है, तो परिधि पे बना कोण यानी कि द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विल बी हाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। यानी कि आपको पता है परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा, यानी ये हो गया 27। और चूंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपको पता है PRQ जो होगा उसका और PTQ का योग यानी सम 180 होगा। आपको निकालना है PRQ। PTQ आपको दिया गया 27, तो 180 में से 27 घटेगा 153 आपकी वैल्यू हो जाएगी। काम खत्म। ना बेरोजगारी ये वाली ख़त्म कर रहे हैं, ना एम्प्लॉयड यूथ, वही वाला प्रश्न बार बार। कहा गया कि कितने यूथ जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं ए और सी में एक साथ लिए जाएं। तो देखो ए में 12 टोटल है, 10.5 एम्प्लॉयड है, यानी 1.5 यहाँ अनएम्प्लॉयड है, प्लस अगर सी की बात करें तो 11.5 में से 10 एम्प्लॉयड है, यानी 1.5 यहाँ अनएम्प्लॉयड है, यानी टोटल कितना हो गया 3 लाख। ठीक है, कसम से ये प्रश्न पूछा गया भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कहा गया एक पॉइंट P है जिससे ठीक है एक टावर के एंगल का जो एलिवेशन एंगल है यानी कि ये 30 डिग्री दिया गया। कहा गया P जो है अगर ये 510 मीटर पे हो तो 50% आपको बताना है टावर की ऊंचाई का। कसम से मतलब ऐसा प्रश्न इतना अगर आपको बनाने को छोटे बच्ची को दे दिया जाए तो वो अच्छा प्रश्न बनाएगी। ठीक है, 30 डिग्री मतलब कि इसका और इसका रेशियो 1:√3, √3 बराबर 510, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 510/√3 यानी 170√3, यानी ये हो गया 170√3। अब इसका जो टावर की ऊंचाई है इसका 50% यानी आधा पूछा गया, तो 170√3 का आधा 85√3 आपका उत्तर हो जाए। मतलब इससे हलवा पेपर, हलवेस्ट पेपर है ये, इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने में आपको चौंक नहीं जाना कि ये कैसे हो गया। कैसे, देखो देखो यहाँ पे 4.95 आ रहा है कॉमन भैया। ठीक है, 4.95, और मुझे 49 दिखते ही पता चल गया कि 49 चौको 196 और 5 चौको 20, 196 2 198, यानी इसका इससे तो कुछ रिलेशन है। मैंने क्या काम किया, 4.95 कॉमन ले लिया, तो ये बचा 48.3 और गुड़े 4.95, और नीचे ब्रैकेट में क्या बचा, 4.95 यहाँ बचा और 13.25 यहाँ बचा, तो 4.95 और 13.25 कितना हो जाएगा, 18.10। ठीक है, 18.10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 19.8 और गुड़े A+B इंटू A-B, तो A+B करोगे तो 12 5 17 और एक 18.1 हो जाएगा, और A-B करोगे तो 12 में से 5 घटेगा 7, यानी कि ये 6.9 हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब आपको सॉल्व करना है। आप देखो 18.10 18.10 कट गया, 4.95 से ये हो गया 4 भाई साहब। ठीक है, एकदम क्लियर हो रहा है। अब 4 ये है, इधर 6.9 है, आप पॉइंट हटा दो, यानी ऊपर बचा है 483, नीचे बच रहा है 69, डिवाइड कर दो 23 तिया 69, 23 से काटोगे 23 दूना 46, 23 एकम 23, यानी 21/12 आ गया। 3 से फिर काट दो, ये 7 हो गया, 7 में 4 डिवाइड करेगा 1.75। और कसम बता रहा हूँ कि ये प्रश्न मैंने, मतलब जैसे आप लोगों को लगता होगा कि मैं तो अरे जादू टोना करके 25 प्रश्न पहले पढ़ के आता हूँ, नहीं पढ़ के आता हूँ। पता है क्यों, क्योंकि मुझे दिखाना, मुझे ये नहीं दिखाना मेरी स्पीड इतनी, मुझे बस ये दिखाना कि अगर मेरे सामने कोई प्रश्न नया आता है तो मैं किस मेथड से करता हूँ, वो आपको भी पता होनी चाहिए। क्योंकि आप ना टीचर्स को देख के आपको लगता है कि अरे ये तो उड़ा देते हैं, 25 बार वो प्रश्न करके फिर सामने सोल्यूशन लगा होता है, उस तरह से कराने पे बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस तरह से आपको लाइव जब पता चलेगा कि मेरी भी औकात क्या है, तो आपको लगेगा कि हाँ मेहनत सबको करनी पड़ती है। कहा गया एक आदमी 65% अपनी कमाई का खर्च कर देता है, यानी 100 रुपये कमाता है तो 65 कर देता है खर्च। बढ़िया आदमी है भाई, यानी इसकी इनकम है इतनी, एक्सपेंडिचर है इतनी, सेविंग है इतनी। ठीक है, कहा गया उसकी इनकम 20.1% बढ़ गई, 120.1 हो गई, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, 65 का 20% 13 यानी 78 हो गया। यानी अभी सेविंग कितनी बची, आप कहेंगे 0.1, यहाँ लगा दो, 10 में से 8 घटेगा 2, 11 में से 7 घटेगा 4, यानी 35 पे देखो 7.1 की बढ़ोतरी, 7.1, 35 का 7 जो होता है वो 20% होता है, तो 20% से थोड़ा ज़्यादा, तो आपका एक ही ऑप्शन इस तरह का दिख रहा है, 20.3% आंसर। तो आई होप आपको सारे 25 प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आप मेरी हालत देख सकते हैं। ठीक है, बाकी और शिफ्ट का सोल्यूशन जल्द आएगा। आप हो सकता है जब देख रहे हो तो CGL 2021 Tier 1 सॉल्व पेपर्स में 21 पेपर सारे सोल्यूशन हो गए हों, या टॉपिक वाइज हो रहे हो, या आंसर के आने के 2 दिन के अंदर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय